देखिए, पिछले साल अक्टूबर में ईरान पर इज़राइल ने अटैक किया, क्योंकि ईरान अब ये समझ रहा है कि इस पे जो अटैक हुआ है, वो इज़राइल ने तो किया ही है, साथ-साथ उसको अमेरिका की पूरी तरह से सपोर्ट मिली है। कल रात को ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की। इन मिसाइल्स को जो ईरान से आ रहे थे, इनको गिराने में अमेरिका ने इज़राइल की सहायता की है, कि अमेरिका तो पूरी तरह से इज़राइल के साथ है, इसलिए वो एक तरह से उसका डायरेक्ट दुश्मन है, तो उसके साथ हम क्यों बातचीत करें। और देखिए, मेरा ये मानना है कि जो इंडिया ने इस वक्त पॉलिसी अपनाई है, वो बहुत सही है। इंडिया ने ये भी कहा है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं मीडिएट करने के लिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल सही है कि इज़राइल नहीं चाहता कि इस मिडल ईस्ट रीजन में किसी और कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो इज़राइल का सबसे करीबी एलाय है, और कोई और कंट्री मिडल ईस्ट रीजन में इज़राइल का इस वक्त मुकाबला नहीं कर सकती किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट। भारत को तो हमेशा यही कोशिश करनी होगी कि किस तरह से शांति बने रहे दुनिया में, लेकिन इज़राइल डरा हुआ है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्षम हो जाएगा, तो जरूर उससे इज़राइल को खतरा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ तो लड़ाइयां ठीक से सॉल्व नहीं करा पा रहा। ये कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने $33 बिलियन एड में दिया, और बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब दिया है। वर्ल्ड वॉर ऐसे ही तो होती है कि अलग अलग जगह लड़ाइयां हो जाती, फिर एक दूसरे के साथ मिलकर और लड़ाई बढ़ाते हैं। तो ये एक अच्छा इस वक्त रुख नहीं है। जो कुछ हम देख रहे हैं, ये बड़े खतरनाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई। मैं हूं अंशुमान। इजराइल और ईरान के बीच दशकों से जारी तनाव एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, धार्मिक ध्रुवीकरण, परमाणु हथियारों की होड़ और वैश्विक राजनीति की गहरी भूमिका है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया। इन हमलों में ईरान के कई सारे परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई, जिसकी पुष्टि ईरान ने की, लेकिन इजराइल ने अपनी दलील देते हुए कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए थे। विश्व के अनेक देशों सहित भारत ने इस बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए दोनों देशों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के उकसावे से बचें और स्थिति को और अधिक न बिगाड़ते हुए कोई कूटनीतिक या बातचीत का रास्ता निकालें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं प्रभु दयाल जी, जो ईरान में एक समय पोस्टेड थे। उन्होंने वहां की डिप्लोमेसी को बहुत करीब से देखा और समझा है। भारत सरकार के पूर्व राजदूत हैं। सर की दो किताबें कराची, हलवा और सूरजपुर कनेक्शन बहुत चर्चा में रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे लिए। सर, ईरान और इजराइल के बीच तनाव के मुख्य कारण क्या हैं? ईरान का परमाणु प्रोग्राम इजराइल के लिए क्यों इतनी चिंता का विषय है? क्या वास्तविकता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इजराइल को अस्तित्व का खतरा है, या फिर ये एक रणनीतिक तर्क है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं ईरान में पोस्टेड रह चुका हूँ। मैं 4 दशक पहले था वहाँ। ये बात है 1990s की। और बहुत ये सुनाई में पड़ता था कि कब कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या जुलूस निकले, उसमें लोग ये चिल्लाते थे, डेथ टू इजराइल, इजराइल को खत्म करना, मार मार इजराइल। तो बहुत गहरी दुश्मनी इजराइल और ईरान के बीच में रही है। ईरान तो यहाँ तक कहता था कि हम चाहते हैं कि इजराइल को समुद्र में डुबो दे, खत्म कर दे। अच्छा। तो अब जैसे जैसे इजराइल ने देखा कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बनाने में आगे बढ़ रहा है, और अब उसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो कैपेसिटी है वो 60% यानी 60% से ज्यादा हो गई है। अच्छा। तो अमेरिका को लगने लगा, और इजराइल को खास तौर पे लगने लगा कि ये बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि
अगर लगभग 90% ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर लेता है तो वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो इजराइल का ये मानना है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास आ गए तो वो इनका इस्तेमाल करके इजराइल को खत्म कर सकता है, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है ईरान और इजराइल के बीच में। फासला मतलब ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, और मिसाइल जो है अगर ईरान से फेंके जाएं तो वो इजराइल पहुंच सकते हैं। अभी आपने देखा कि कल रात को इजराइल पे रिटेलिएटरी अटैक किया ईरान ने, और ये मिसाइल वहां पहुंचे, कुछ डैमेज किया। तो अगर इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो आप समझिए कि कितना ज्यादा नुकसान होता, कितना डेंजर था ईरान के लिए, इजराइल के लिए। तो इस वजह से इजराइल जो है वो पूरी तरह से ये कोशिश करता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। अब देखिए, पहले जो इजराइल पे हमास ने अटैक किया, उससे इस रीजन में जो टेंशन है वो बढ़ने शुरू हुए, और हम मानते हैं कि जो हमास है वो इजराइल का एक प्रॉक्सी, और ईरान के और भी बहुत प्रॉक्सी हैं, जैसे हिजबुल्लाह जो लेबनान में स्थित है, इसके अलावा जो हूतीज हैं जो यमन में है। तो हमेशा ईरान जो है इन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है कि वो किस तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचा सके, इजराइल पे अटैक कराने के लिए। अब पिछले साल हिजबुल्लाह को लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इजराइल के साथ। हूतीज अभी भी वार कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब हिजबुल्लाह कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है। इसके साथ हमास का भी बहुत नुकसान हुआ है। गाजा पे कितना ज्यादा बमबारी हुई है और कितना तहस नहस हुआ है वहां पर। तो अब हमास की भी शक्ति बहुत कम हो गई है। इसके अलावा देखिए, पिछले साल अक्टूबर में ईरान पर इजराइल ने अटैक किया था, और उसकी जो मिसाइल साइट्स थी उन पे अटैक हुआ था कि जो ईरान है वो मिसाइल्स से अटैक करने की क्षमता उसकी कम हो, लेकिन अभी भी है। तो अब जब ये न्यूक्लियर बातचीत चल रही है अमेरिका के बीच और ईरान के बीच, तो इसमें कुछ ऐसा लगने लगा कि जो ईरान जो है वो ज्यादा आसानी से नहीं मान रहा है, और इजराइल ने अमेरिका को बता दिया कि हमें तो इसमें वार करना हो। अब अमेरिका ने ये कहा कि हम आपका साथ नहीं दे सकते इसमें, भाई तो बातचीत चल रही है। लेकिन अमेरिका को बात पता थी कि क्या होने वाला है। इजराइल ने साफ बता दिया था कि वो अटैक करने वाला है ईरान में। अब आप देखिए कि हाल में क्या हुआ। अमेरिका ने अपने जो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में उसके बेसिस है उस पे वहां से लोगों को खाली करना शुरू किया, और सिर्फ जो बहुत ही जरूरी लोग वहां पर बचे रहने चाहिए वही ठहरे, बाकियों को हटा लिया। और एक ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू कर दी साथ साथ कि इस रीजन में लोग एज टूरिस्ट ना जाए, क्योंकि वहां पर उसको लगा कि खतरा पैदा हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, और हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स के संबंध में न्यूक्लियर ट्रीटी पे एक बातचीत हो रही थी अभी अमेरिका में और ईरान के बीच, और कल संडे को ये फिर रिज्यूम होनी थी वहां पर ओमान में। लेकिन अब मुझे ये नहीं लगता कि शायद ये बातचीत आगे होगी, क्योंकि ईरान की तरफ से ये संकेत नहीं आ रहा स्पष्ट तौर पर कि वो बातचीत में जाएगा, क्योंकि ईरान अब ये समझ रहा है कि इस पे जो अटैक हुआ है वो इजराइल ने तो किया ही है, साथ साथ उसको अमेरिका की पूरी तरह से सपोर्ट मिली है। और जो कल रात को ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, 3 बार वेव्स, बहुत उन्होंने ड्रोन फेंके, मिसाइल फेंके, तो इनको गिराने में अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल का साथ दिया। अमेरिका के वॉरशिप्स थे जो कि वहां इजराइल के कोस्ट के पास तैनात थे, वहां से इन मिसाइल्स को जो ईरान से आ रहे थे इनको गिराने में अमेरिका ने
इजराइल की सहायता की है। तो शायद ही ओमान को लग रहा है कि अमेरिका तो पूरी तरह से इजराइल के साथ है, इसलिए वो एक तरह से उसका डायरेक्ट दुश्मन है, तो उसके साथ हम क्यों बातचीत करें न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कल ये जो ट्रीटी की में बात होनी है इस पे कुछ आगे बढ़ना हो पाएगा। ईरान का डेलीगेशन आए ना आए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस, बहुत ग्रेव सिचुएशन है। और देखिए मेरा ये मानना है कि जो इंडिया ने इस वक्त पॉलिसी अपनाई है वो बहुत सही है। पहली बात तो उसने दोनों कंट्रीज को ये उनसे आग्रह किया है कि भाई आप ये लड़ाई को आगे मत बढ़ने दीजिए और डायलॉग पे जोर दीजिए। अगर आप एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर सकते हैं तो इस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है और किसी तरह से इसको एस्केलेट मत होने दीजिए। उसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं मीडिएट करने के लिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब आपके बीच में जो युद्ध है इसमें हम मध्यस्थता कर सकते हैं तो हम इसके लिए राजी हैं। और तीसरी बात ये कही है कि भाई भारतीय लोग जो वहां पर हैं पूरे रीजन में उनको जरा सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए कि उनको कोई किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे ये लोगों हमारे जो गवर्नमेंट ने ये कहा है बहुत अच्छा कहा है, वेरी गुड पॉइंट्स। और उनकी बात से ये भी लगता है कि ये जो संकट है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला, उसके अलावा ये शायद फैल सकता है। इसी वजह से भारतीय नागरिकों को ये कहा गया है कि आप पूरे रीजन में जो आप लोग रह रहे हैं वो जरा सतर्क रहिए, पूरे रीजन में ये फैल सकती है। सर इसके पहले भी इजराइल ने इराक पर 1981 और सीरिया पर 2007 के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे और इन हमलों के बाद वैश्विक स्तर पर मतलब एक धारणा बनी या माना जाने लगा कि इजराइल अपने किसी भी क्षेत्रीय दुश्मन को परमाणु शक्ति बनने से रोक देना चाहता है या फिर नहीं बनने देना चाहता है। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए ये बिल्कुल सही है कि इजराइल नहीं चाहता कि इस मिडिल ईस्ट रीजन में किसी और कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। इजराइल के पास तो है न्यूक्लियर वेपन्स, मगर वो नहीं चाहता कि किसी और देश के पास ये वेपन्स आए क्योंकि उसको लगता है कि उसको खतरा पैदा हो जाएगा, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और इजराइल जो है वो बहुत छोटी सी एक कंट्री है, उसकी टेरिटरी ज्यादा नहीं है। तो अगर वहां पर किसी तरह से भी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, न्यूक्लियर वेपन वहां तक पहुंच गया तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से इजराइल की एक कोशिश रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना पाए। और ईरान के साथ तो खास तौर पे उसका ये जो मानना है क्योंकि ईरान के साथ बहुत गहरी दुश्मनी थी, जैसा मैंने आपको बताया। मैं जब ईरान में पोस्टेड था तब से मैं देख रहा हूँ कि कितनी ज्यादा दुश्मनी वो बढ़ती जा रही है। तो ईरान के बारे में तो स्पष्ट है इजराइल की उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। अगर जो अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है न्यूक्लियर ट्रीटी पे इसमें कुछ वास्तव में प्रोग्रेस दिखाई देती तो शायद इजराइल ना करता, लेकिन इजराइल को ये लगा कि इस ट्रीटी पे बातचीत कहीं जा नहीं रही है, इसलिए उसको अमेरिका को बता दिया था कि हमको ये करने का। सर इसमें जो अमेरिका का रोल है, अभी आपने खुद बताया कि जब इसराइल ने अटैक प्लान किया उसके पहले अमेरिका ने अपनी एम्बेसीज वगैरह सर खाली करा ली। मतलब इस तरह खुल के अमेरिका इसराइल का साथ क्यों दे रहा है? देखिए अमेरिका तो हमेशा से इसराइल का साथ देता है। अमेरिका जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल का सबसे करीबी एलाय है अच्छा। और हर तरह से अमेरिका इसराइल की सहायता करता है। आप ये देखिए कि जो बहुत से एयरक्राफ्ट यूज हुए इस लड़ाई में जिससे जिनके जरिए ईरान पे अटैक किया इसराइल ने, वो एयरक्राफ्ट F-35 वगैरह जो है वो सब अमेरिका में बने हुए हैं। तो अमेरिका ने बहुत सहायता दी है, मिलिट्री असिस्टेंस दी है और उसी की वजह से इसराइल इतना ताकतवर है और कोई और कंट्री मिडिल ईस्ट रीजन में इसराइल का इस वक्त मुकाबला नहीं कर सकती किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में। अमेरिका की सहायता पूरी तरह से इसराइल के साथ रही है और है।
सर, भारत की जो विदेश नीति है उसमें ईरान और इजराइल के साथ संबंधों का क्या महत्व है, और इस संवेदनशील स्थिति में भारत ने जो तटस्थ रुख अपनाया है, यह रुख पर्याप्त है या फिर भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए या फिर खुल के और सामने आना चाहिए? देखिए, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात पे आधारित करता है कि वो चाहता है कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम किसी देश के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। अब देखिए, हम अमेरिका के साथ हमने अच्छे दोस्ताना ताल्लुक बनाए, रूस के साथ भी है। ना हम इधर अलाइड है ना उधर अलाइड है, हम बिल्कुल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट से दिखाते हैं कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, उसी पे आधारित करते हैं। अब इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हमको इजराइल से बहुत कोऑपरेशन से फायदा हो रहा है, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, तमाम क्षेत्र हैं जिसमें इजराइल हमारा नजदीकी दोस्त है। और साथ ही साथ ईरान के साथ भी हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ईरान हमारा दोस्त रहा है और अब भी देखिए, ईरान से हम तेल खरीदते थे। अब अमेरिका ने जब उस पे ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, तब हमने तेल लेना तो बंद कर दिया, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी कायम है। इसके अलावा देखिए, हम एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने में लगे हुए थे, जो चाबहार से स्टार्ट होता है ईरान के पोर्ट से, और हम चाहते थे कि वो रशिया तक जाए, ईरान से नीचे से साउथ से पूरा नॉर्थ में जाए, फिर अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया होते हुए वो रशिया जाए, क्योंकि हम चाहते थे कि ये कनेक्टिविटी पूरे रीजन के लिए अच्छी होगी और भारत को इससे बहुत फायदा होगा। तो ईरान के साथ हमारा कई तरह का कोऑपरेशन रहा है और इजराइल के साथ भी है। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई है, ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि अगर हमारे दो अच्छे दोस्त आपस में लड़ते हैं, तो इससे वो हमसे कैसे दोस्ती से रह पाते हैं? अगर वो अपनी लड़ाई में इतने मसरूफ हो जाएँ, इतने मशगूल हो जाएँ, तो फिर वो कैसे कोऑपरेशन हमारे साथ बढ़ा सकते हैं? अगर उनकी जो पूरी-पूरी इंटरेस्ट है, पूरी एनर्जी वो लड़ाई में लगी रहेगी, तो इसमें हमारा नुकसान है, हमारे लिए अच्छा नहीं। इसलिए चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो और सर, दोनों कंट्रीज जो है वो बातचीत करें, डायलॉग के ज़रिए जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। अगर न्यूक्लियर ट्रीटी पे प्रोग्रेस हो सकती है, तो वो बहुत अच्छी होगी। और हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में जो तनाव बढ़ रहा है, वो और आगे ना बढ़े, बल्कि सब बातें अच्छी तरह से सुलझ जाएँ और शांति आ जाए। सर, अगर मान लीजिए युद्ध अभी तो खैर चल ही रहा है, अगर और तनाव बढ़ता है, तो भारत को विदेश नीति को मद्देनजर रखते हुए, रणनीतिक हितों को देखते हुए, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन को देखते हुए क्या कैसा रवैया अपनाना चाहिए? देखिए, भारत को तो हमेशा यही कोशिश करनी होगी कि किस तरह से शांति बने रहे दुनिया में। हमने बार-बार यही बात कही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी थी, तो मोदी जी ने कहा था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वो रशिया के दौरे पे गए थे, यूक्रेन के दौरे पे भी गए, दोनों कंट्रीज़ के जो प्रेज़िडेंट से उनसे मिले और ये समझाने की कोशिश की कि युद्ध को खत्म करना चाहिए। इसी तरह से जब इज़राइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई, तब भी हमने कहा कि ये युद्ध अच्छा नहीं है और आप किसी तरह से इसको सुलझाइए और शांति बहाल कीजिए। तो अब जो इस तरह की और लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, जैसे ये ईरान-इज़राइल के बीच में हो गई, तो हमारा ये मानना है कि ये किसी के हित में नहीं है। इन दोनों कंट्रीज़ का तो बहुत नुकसान होगा ही, साथ-साथ पूरे रीजन का होगा और दूसरे देशों का भी होगा। देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी अगर आप देखें, तो मार्केट्स पे बहुत बुरा असर होने लगा है, बिल्कुल। क्योंकि जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, उनको कुछ डर सी गई, थम गई हैं और ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़रूर ईरान जो है एक मेजर सप्लायर है, मेजर प्रोड्यूसर है ऑयल का, और अगर वहाँ पर लड़ाई बढ़ती है उस क्षेत्र में, तो ज़रूर ये तो लाज़िम है कि जो ऑयल रूट्स हैं, देखिए मिडल ईस्ट से, कुवैत से, सऊदी से, ये पूरी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू जो सब ऑयल जाता है, इन सब पे कुछ लगाम लग सकती है और इस वजह से
ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जाने लगे। तो इस तरह की लड़ाई किसी के हित में नहीं है और इसीलिए भारत ये चाहता है कि कोई भी लड़ाई आगे न बढ़े और शांति। लेकिन ऐसा कहना आसान होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कर पाना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब कंट्रीज जो है ये लड़ती है क्योंकि इनको लगता है कि लड़ाई के अलावा कोई और चारा नहीं। अगर इजराइल समझता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है तो शायद इस तरह के अटैक ना करता इजराइल। लेकिन इजराइल डरा हुआ है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्षम हो जाएगा तो जरूर उससे इजराइल को खतरा होगा। तो ये सब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं ये पूरे रीजन को खतरा पहुंचा रहे हैं और भारत चाहता है कि इन सब को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए। सर, आपने डिप्लोमेसी को बहुत करीब से देखा है, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है या फिर बहुत सारे जो बहुपक्षीय मंच है, ये इस संघर्ष को सुलझाने में कितने सक्षम है या इनका क्या रोल होता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ तो लड़ाइयां ठीक से सॉल्व नहीं करा पा रहा है। उसकी वजह ये है कि वहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और पांचों के पास भी। अब एक तरफ आप देखिए अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अब फिर रशिया और चाइना, ये 5 मेंबर्स हैं। इन सबके पास वीटो पावर है। तो कोई भी ऐसी नीति संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं अपना पाता है जिसपे सभी जो परमानेंट मेंबर्स हैं मंजूरी दे दें। और इसीलिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ना एक सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर कोई अगर रेजोल्यूशन उसके विचार में उसके हितों में नहीं है तो उसको वीटो कर देता है। इस वजह से जो कैपेसिटी है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग के संदर्भ में वो बहुत लिमिट हो जा रही है। और सब जो ये अनेक युद्धों का जिन्होंने आपने जिक्र किया, इन सब में अगर यूनाइटेड नेशंस पावरफुल होता तो रोक सकता था। लेकिन असली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के खुद ही जो परमानेंट काउंसिल के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं यही यूनाइटेड नेशंस को ठीक से काम नहीं करने देते, क्योंकि ये अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में काम करते हैं और इनके सेल्फ जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से टकराते हैं। देखिए, डिप्लोमेसी का आपने जिक्र किया। डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि हर कंट्री ये देखता है कि मेरे इंटरेस्ट में क्या है। कोई दोस्त नहीं, दराज नहीं, कोई दुश्मन नहीं, ये देखता है कि भाई हमारे इंटरेस्ट में क्या है और उसी के आधार पे डिप्लोमेसी में काम होता है। अब पाकिस्तान और अमेरिका की बात देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ये कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने $33 बिलियन एड में दिया और बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब दिया है। We gave America $33 billion in aid and they gave us only lies and deceit। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वहां के जो आर्मी चीफ हैं उनको वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट विजिट पे बुलाया गया और अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को पता था कि इजराइल का अटैक होने जा रहा है ईरान पे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान को थोड़ा अपनी तरफ रखना चाहता था, दोस्ती बना के, ताकि पाकिस्तान ईरान की सहायता ना करे, वो दूरी रहे, मतलब न्यूट्रल रहे। तो बहुत सी इसमें पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में ऐसी बातें होती हैं जो कि सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं और सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि सब कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट में काम करती है, ना कि ये देखते हुए कि ग्लोबल इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखिए, हमारा ये मानना है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम, और वो कोशिश करते हैं कि सब कंट्रीज को एक साथ लेके चले। लेकिन असल में क्या होता है कि सब कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करती हैं और शांति बनाए रखना दुनिया मुश्किल होता जाता है। सर, रशिया यूक्रेन युद्ध बहुत दिनों से हो रहा है और अभी वर्तमान इजराइल और ईरान के संघर्ष को देखकर मतलब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं या फिर कहा जा रहा है कि पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर ये मतलब बहुत एक डरावनी बात है। आप देखिए कि ये युद्ध फैलते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन में युद्ध रुकता नहीं नजर आ रहा है। इजराइल हमास में भी अभी शांति बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि हमास बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन उसने कुछ
जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं रखे हुए हैं, और वो अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, इजराइल अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। इसके अलावा देखिए सूडान में कब से लड़ाई चल रही है, बड़ी गंभीर लड़ाई चल रही है। अब ये जो बहुत ही खतरनाक लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हो गई है, इससे और जो विश्व शांति को खतरा पहुंच रहा है। तो अगर ये लोग सोच रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल निराधार नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ऐसी तो होती है कि अलग अलग जगह लड़ाइयाँ हो जाती है, फिर एक दूसरे के साथ मिलकर और लड़ाई बढ़ाते हैं। तो ये एक अच्छा इसका रुख नहीं है। जो कुछ हम देख रहे हैं ये बड़ी खतरनाक बात है। सर इसके अलावा जैसे आपने अभी कहा कि जब भी कहीं युद्ध होता है तो पूरी दुनिया उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, तो ईरान और इजराइल के बीच शांति स्थापित करने की क्या संभावना है? क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है और जब भी कहीं युद्ध होता है तो उसका फर्क हर जगह पड़ता है, विश्व के हर कोने में जाता है। कि भारत ने तो ये समझाने की कोशिश की है कि आप इस युद्ध को एस्केलेट ना करें, बल्कि डायलॉग की तरफ बढ़े। लेकिन असली बात यह है कि जो सही असली वजह है लड़ाई की, वो जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक ये युद्ध खत्म होता नहीं नजर आ रहा। और क्या असली वजह है? देखिए, एक तो बहुत ही बड़ी वजह जिसका हमने आपने जिक्र किया, वो इजराइल का जो भय है ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स के संबंध में। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर सके, और साथ ही साथ ईरान का ये सोचना है कि उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरे देश जैसे अमेरिका और इजराइल उस पर अटैक कर सकते हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स अगर उसके पास होंगे तो एक तरह का रोक लगाया जा सकता है उस अटैक्स पे, क्योंकि दूसरे देश ये समझेंगे कि भाई इस पे अटैक करना अपने आप में खतरा है। तो इस सब वजहों की वजह से देखिए, जो हम जितना भी चाहें कि शांति बहाल की जाए, लेकिन जो ये फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग कंट्री के, ये रुकावट डाल देते हैं। आज भी हम ये देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। सर जैसे आपका एक लंबा समय डिप्लोमेसी और आप राजदूत रहे हैं, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि क्या कूटनीति के माध्यम से इन दोनों देशों के बीच में शांति को स्थापित किया जा सकता है? देखिए, सब चाहते हैं कि ऐसा हो, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की भी स्थापना की गई थी कि वो दुनिया में पीस बना सके। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, जब अलग अलग कंट्रीज अपने हित देखती हैं और उन्हीं हितों के आधार पे काम करना चाहती है, वो चाहती है कि दुनिया उसी रास्ते पे चला जैसा वो चाहे, तो फिर शांति कहाँ रहती है। और सबसे बड़ी मिसाल इसमें जो टकराव आजकल चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में, ये है, ये दुनिया को बड़ा खतरा पहुंचा रहा है। और अभी आज मैंने देखी कि चाइना के वॉरशिप्स जो हैं, पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, वो पैसिफिक की तरफ जा रहे हैं। अब किस लिए जा रहे हैं? वो ये दिखाने के लिए कि देखिए हम इतने ताकतवर हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अमेरिका के कोस्ट तक जा सकते हैं, के करीब तक जा सकते हैं, मतलब हम आपको खतरा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लोग सोचते रहे और यही दिखाते रहे कि हम आपको नुकसान कर सकते हैं, तो इससे शांति को तो बहुत नुकसान पहुंचेगा ही। तो मेरे विचार में जो आजकल ये टकराव की जो संभावना बढ़ती जा रही है, वही सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रही है। और यूनाइटेड नेशंस का यही फर्ज है कि वो टेंशंस को बढ़ने से रोके। लेकिन जैसा हम लोग ने बात की, यूनाइटेड नेशन जो है इस काम में पूरी तरह से असफल रहा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष केवल दो राष्ट्रों का विवाद नहीं है, बल्कि यह मध्य पूर्व की स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाले वर्षों में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कूटनीति इन तनावों को कैसी दिशा देती है, युद्ध की ओर या फिर समाधान की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।